कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा कंटेनर में घुसकर जापान पहुंचता है, क्योंकि जिसको उसने लाल चंदन बेचा था यानी हिरोशी, उसने पुष्पा को लाल चंदन के पैसे नहीं दिए। तभी वहां हिरोशी के गुंडे आ जाते हैं। पुष्पा उन्हें बहुत मारता है। पुष्पा गुंडों से कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस हूं। तभी हिरोशी पुष्पा को गोली मार देता है और पुष्पा पानी में गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा सिर्फ सपना देख रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर भंवर वहां मजदूर बनकर जाता है जहां लाल चंदन की लकड़ियां काटी जाती हैं। ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत जाल बिछाकर गुंडों को पकड़ लेता है। तभी पुष्पा वहां पहुंचकर अपने लोगों को बचाता है और पुलिस वालों को रिटायरमेंट तक का पैसा एक बार में दे देता है और अपने लोगों को छुड़ाकर लेकर चला जाता है। भंवर वहीं खड़े होकर तमाशा देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। पुष्पा के बड़े भैया मुरली, जो पुष्पा को ताना मारने से कभी पीछे नहीं हटते और एक पूजा में उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। पुष्पा सीएम से मिलने मिनिस्टर सितप्पा के साथ जाता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है, सीएम के साथ फोटो खिंचवा लेना, हम लोग फोटो घर पर लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले हमारी सीएम तक पहुंच है। जैसे ही पुष्पा फोटो खींचने के लिए आगे बढ़ता है, सीएम ने पुष्पा को फोटो लेने से मना कर दिया और कहा कि माना कि मैं पैसे लेता हूं पर मैं तस्करी करने वाले के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। ये बात पुष्पा के दिल को चुभ जाती है तो पुष्पा सितप्पा से कहता है, अब तुम बनोगे नए सीएम, फिर इसके लिए चाहे कितना भी पैसा क्यों न लग जाए। जब सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के सामने यह बात रखता है तो वो साफ मना कर देते हैं। तभी पुष्पा प्रताप के भाई सुब्बा रेड्डी के पास पैसों से भरा बैग लेकर पहुंच जाता है और एक पैसों का बैग प्रताप को भी देता है और कहता है, ऐसे ही जितना मांगोगे उतना पैसा दूंगा। मैंने कह दिया कि इस साल सितप्पा ही बनेगा नया सीएम। अगर पुष्पा को सितप्पा को सीएम बनाना है तो काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब पुष्पा मुरुगन से पैसे लेने के बजाय हमीद नाम के व्यापारी से पैसे लेने चला जाता है। इसके बदले में पुष्पा उसे 2000 टन चंदन देगा, बदले में उसे 4900 करोड़ रुपए मिलेंगे। तय तो 5000 करोड़ में हुआ था, पर 100 करोड़ का पुष्पा हमीद का हेलीकॉप्टर खरीद लेता है और यह सोचता है कि 2000 टन लाल चंदन और कहां से लाएगा। तो पुष्पा सिंडिकेट के सभी लोगों को फोन करता है और कहता है कि मैं माल के बदले में 4 गुना दाम दूंगा। इधर मंगल सीनू को भी पता चल जाता है कि पुष्पा 2000 टन लाल चंदन बेचने की तैयारी में है। अब भंवर के पास मंगल सीनू की बीवी जाती है भंवर को भड़काने कि ऐसे चुप मत बैठो, पुष्पा को खत्म करो। अब भंवर को भी पता चल गया था कि पुष्पा हजारों टन लाल चंदन बाहर बेचने जा रहा है। तो वो कहती कि सिंडिकेट का एक आदमी है बिच्चा रेड्डी, उसे तुम डरा दो तो सिंडिकेट में तुम्हारा खौफ हो जाएगा, फिर पुष्पा का कोई साथ नहीं देगा। भंवर बिच्चा रेड्डी को पकड़ लेता है जो लाल चंदन ले जा रहा था और करोड़ों का माल जला देता है। फिर बिच्चा रेड्डी को भी मार डालता है। ये सोचकर कि डर फैलाना है तो अच्छे से डराओ। बिच्चा रेड्डी के अंतिम संस्कार में मंगल शीनू सिंडिकेट के लोगों के कान भरने आ जाता है कि आज ये गया है, कल किसी और का नंबर आएगा। अगर ऐसे ही पुष्पा का साथ देते रहे तो सभी लोग मारे जाएंगे। सिंडिकेट के सभी सदस्य सितप्पा से कहते हैं कि पहले आप पुष्पा और भंवर के बीच सुलह करवा दो, वरना सिंडिकेट मंगल शीनू को सौंप कर हम उसकी बात मानना शुरू कर देंगे। कम से कम जान तो बच्ची रहेगी। सितप्पा भंवर से मिलने जाता है और उसे घूस दे के सुलह करने की बात करता है तो भंवर कहता कि उसने मुझे नंगा कर दिया था, उसके बदले मुझे उससे सॉरी सुनना है। अगर सॉरी बोल दिया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। सबको तो यही लग रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन श्रीवल्ली और बाकी सबके समझाने पर वो भंवर को सॉरी बोल ही देता है। सॉरी वो बोल तो आया, पर वो अपनी ही नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि पुष्पा को किसी के सामने झुकना नहीं पसंद है और वो भी ऐसे पुलिस वाले के सामने तो बिल्कुल नहीं। पुष्पा वापस जाता है और भंवर की गाड़ी को ठोकते हुए उसे पूल में गिरा देता है और फिर उसी पूल में टॉयलेट करने लगता है। एक बार फिर सबके सामने भंवर की बेइज्जती हो गई। भंवर कहता कि मैं तेरा पूरा माल हड़प लूंगा, तो पुष्पा कहता है कि मैं अपना माल देश के बाहर भेजने वाला हूं, जा रोक सके तो रोक लेना। भंवर हर जगह हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा देता है। तभी उसे नदी दिखाई पड़ती है जिसमें बहुत कम पानी था। तो अब उसका दिमाग ठनकता है कि लाल चंदन से लदी ट्रकें रोड से नहीं नदी से जाने वाले हैं।
ऐसा होता भी है, सारी ट्रक नदी के रास्ते से ही जा रहे थे तो भंवर पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा देता है और कैसे भी करके सारा लाल चंदन पकड़ने में कामयाब हो जाता है। भंवर बड़ा खुश होता है कि उसने तो पुष्पा का प्लान फेल कर दिया और इतना सारा लाल चंदन पकड़ के पूरा सिंडिकेट हिला दिया। तभी मंगल शीनू देखता है कि जो उसने पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं सैंड्रा है। लाल चंदन और सैंड्रा की लकड़ी में एक समानता है कि दोनों लाल दिखते हैं, लेकिन अंतर यह है कि लाल चंदन अंदर से भी लाल होता है और ये लकड़ी अंदर से लाल नहीं थी, तो इसका मतलब ये लाल चंदन नहीं है। यानी कि पुष्पा अपने प्लान में सफल हो गया, भंवर उल्लू बन गया। लेकिन फिर लाल चंदन गया कहां? उसे याद आता है कि जब वो ट्रक के पीछे था तो उसे कई सारी बैलगाड़ियां दिखाई पड़ी थी। पुष्पा ने सभी लकड़ी की बैलगाड़ियां बनवा दी और इस तरह से उसने लाल चंदन को स्टेट पार करके बंदरगाह भिजवा दिया। अब पुष्पा सारे परिवार के साथ मंदिर त्योहार मनाने गया होता है कि तभी उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। पुष्पा काली मां का वेश बनाकर उनको अपने अंदर महसूस करते हुए भयानक तरीके से नाचता है, क्योंकि माना जाता था कि इस त्योहार में काली मां बनकर नाचने से इच्छा पूरी होती है। उसे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं, ताकि जब बेटी की शादी हो तो उसकी बेटी को एक खानदान का नाम मिले। ये बात सुनकर श्रीवल्ली पुष्पा को गले से लगा लेती है कि कितना अच्छा है मेरा पति। इस वक्त कुछ लोग पुष्पा की भतीजी को छेड़ देते हैं, तभी पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। तभी वहां मुरली आ जाता है। पुष्पा की भतीजी मुरली की बेटी है। मुरली आते ही पुष्पा को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने का नाटक कर रहा है ताकि हम इसे अपना लें। यह सुनकर श्रीवल्ली को बहुत गुस्सा आता है और वह मुरली को खूब सुनाती है और कहती है कि नहीं चाहिए आपका नाम, अपना नाम आप अपने पास रखें। पुष्पा के जाने के बाद मुरली उन लड़कों को गंजा करके जूते की माला बनाकर गधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाता है जिन्होंने उसकी बेटी को छेड़ा था। भंवर, मंगल शीनू और उसकी बीवी सीएम के पास जाकर बताते हैं कि पुष्पा को पकड़ना होगा वरना आपकी कुर्सी भी जाएगी। हमें खबर है कि 2000 टन लकड़ी रामेश्वरम पहुंच गई है, तो वहां के बंदरगाह पे छापा मारने की अनुमति दिला दीजिए। ये अनुमति मिलते ही भंवर बंदरगाह पे छापा मार देता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तभी भंवर पानी के अंदर जाके देखता है, दरअसल लाल चंदन से बनी बैलगाड़ी नौकाओं से बंधी हुई थी और सारे शिप श्रीलंका की ओर चल देती हैं। तो भंवर उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक श्रीलंका का बॉर्डर आ जाता है जो कि मछुआरे पार करा सकते थे, पर उन लोगों से पुष्पा ने पहले ही सारा जुगाड़ बैठा रखा था, तो उसके लिए सब अनुमति थी। भंवर अपने सामने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। माल पहुंचने के बाद पुष्पा को पैसे मिल जाते हैं, तो वह पैसा भर भर के पार्टी के हर नेता को खरीदने का काम शुरू कर देता है। सबके बिकने के बाद आखिरकार सितप्पा सीएम बन ही जाता है। पुष्पा ने अपनी जिद के चलते सब मुमकिन कर दिया, इसलिए क्योंकि सीएम ने उसके साथ फोटो नहीं खींचवाई थी। भंवर इतनी बार उल्लू बन के वो पगला जाता है, जो लकड़ियां उसने पकड़ी थी उनमें आग लगा के खुद भी उसी में जल जाता है। अब घर में मुरली की पत्नी मतलब पुष्पा की भाभी आती हैं, बताने के उनकी बेटी मतलब पुष्पा की भतीजी किडनैप हो गई है। गुंडों ने 2 करोड़ रुपयों की मांग की जो कि मुरली के पास नहीं थे, इसलिए भाभी पुष्पा के पास मदद मांगने आई थी। मुरली ने भले पुष्पा को अपना नहीं माना, पर पुष्पा के लिए उसकी भतीजी बहुत प्यारी थी, तो वो पूरे शहर में ऐलान करवा देता है कि 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बच्ची मिल जानी चाहिए, वरना जिसने उठाया है उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। सिद्धप्पा पुष्पा को फोन करके बताता है कि वो लड़का जिसने तुम्हारी भतीजी को उठाया है वो सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा है। सिद्धप्पा उसको पीछे हटने को बोलता है और कहता है बात को आगे मत बढ़ाओ वरना दिक्कत हो सकती है, और वैसे भी कौन सी वो तुम्हारी भतीजी है, उसका पिता तो तुम्हें अपना भाई मानता नहीं। पुष्पा कहता भाड़ में गए तुम, भाड़ में गया प्रताप, बच्ची मेरे घर की उठाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिनिस्टर के भतीजे को जब यह पता चलता है कि वो लड़की पुष्पा की भतीजी है और पुष्पा उसे ढूंढ रहा है मारने को, तो वो पुष्पा को फोन करके कहता कि 5 करोड़ लेके आ जाओ मेरे अड्डे पर। पुष्पा पहुंच जाता है तो वो लोग उसे साड़ी पहनाकर उसके हाथ पैर बांध के पीटना शुरू कर देते हैं। पुष्पा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मिनिस्टर के भतीजे ने बच्ची के कनपटी पर बंदूक तान रखी थी।
फिर उसी के सामने उसकी भतीजी के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसे गलत तरह से छूने लगते हैं। हाथ पैर बंधे होने के कारण पुष्पा अपने मुंह से काट के सबको मारना शुरू कर देता है, जो कि देखकर मजा आता है। सबको मारते मारते पुष्पा के हाथ मिनिस्टर का भतीजा चढ़ जाता है। तभी वहां पुष्पा का चेला केशव आ जाता है उसे रोकने, क्योंकि अगर पुष्पा उसको मार देता है तो मतलब सीधा सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा। पुष्पा रुक जाता है, लेकिन फिर त्रिशूल मिनिस्टर के भतीजे के आर पार करते हुए उससे मार देता है। तभी मिनिस्टर का भाई भी आ जाता है, जो कि भतीजी को लेके जाने लगता है, ये बोलकर कि अब मैं इसके साथ रोज सोऊंगा, तू देख। अब तो पुष्पा उसे भी मारता है। प्रताप बड़े भौकाल से चल रहा था कि पुष्पा उससे तो पंगा नहीं लेगा, लेकिन पुष्पा ने उसके भाई और भतीजे दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। अब प्रताप के अंदर बदले की आग जल उठती है। पुष्पा वहां से घर में आता है। मुरली, जिसे यह एहसास हो गया था कि वो अब तक पुष्पा के साथ कितना गलत करते आ रहा था। पुष्पा ने हमेशा उसे अपना माना, पर उन्होंने हमेशा उसे दुख दिया। तो वो मां के चरणों में गिर के अपनी गलती की माफी मांगता है। मुरली अपनी बेटी की शादी कराने जा रहा था, तो पहला कार्ड पुष्पा को ही देने आया, पर पुष्पा उनसे मिलने नहीं आता। लेकिन उनके जाने के बाद फूट फूट के रोता है, क्योंकि शादी के कार्ड में उसका पूरा नाम लिखा था। बचपन से लेकर आज तक जिस नाम के लिए तरसता रहा, वो दिन आखिर आज आ ही गया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में जाता है, तो मुरली उसका भाई उसको गले लगाकर उसका स्वागत करता है, और दूसरी तरफ प्रताप अपने भाई और भतीजे की बरसी बना रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ पर एक आदमी खड़ा है, जिसके पास बम का रिमोट है, और उसके बटन दबाते ही शादी में बहुत बड़ा धमाका होता है। उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, और ना ही यह पता चलता है कि वह आदमी कौन था। यह बताते हुए कि अब तीसरा भाग भी आएगा, पुष्पा द रैम्पेज, और बस यह मूवी खत्म हो जाती है।